हेलो स्टूडेंट, माइक्रो एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कुछ प्रॉब्लम की वजह से हम ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ऐसे भी अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो मैं मैथ का फर्स्ट चैप्टर उठाता हूँ। मैं ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊँगा जो आपकी बोर्ड की नज़र या अर्धवार्षिक के पेपर के अनुसार आप जो आपके इम्पोर्टेंट सवाल होंगे। मैं जो मेन क्वेश्चन उनके तरीके बता दूंगा कैसे सोल्व करना है, और मैं कुछ एक दो क्वेश्चन आपको करने के लिए भी दूंगा, तो वो आप ट्राई करना। आप जितना अभ्यास करोगे मैथमेटिक्स में आप उतना ही अच्छे करोगे। चलो अब हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन उठाते हैं अभाज्य गुणनखंड से। अभाज्य गुणनखंड के आप पिछली बार तो इतने सवाल नहीं आते थे, लेकिन अब की बार सिलेबस कटने की वजह से इसके अच्छे से सवाल आएंगे, मतलब ज़्यादा सवाल आने के गुंजाइश होते हैं। देखो, अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं, जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन का पहला ये 140। ठीक है, इसके अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? गुणनफल रूप में। वही आपको इसका सोल्व करना है जितना सोल्व हो सकता है। ठीक है, देखो 0 है तो 2 का भाग चला गया, फिर 0 है तो 2 का भाग चला गया, 5 है तो किसका चला जाएगा? 5 का। 5 7 तो 35। ये तो हो गई अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि जो आप इसको इस रूप में लिखोगे ना, ये अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप हो गया। अभाज्य गुणनखंड रूप भी बोल सकते हो आप। कैसे? 2 × 2 × 5 × 7। ठीक है, 7। ठीक है, अब देखो इसको आपको ऐसे अभाज्य गुणनखंड में रूप लिखना है, तो 2 का स्क्वायर × 5 × 7। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये एक नंबर सोल्व करने में आ सकता है, या एबेसिडे में भी आ सकता है। ऐसे एबेसिडे में ऐसा आ सकता है कि 140 का गुणनफल रूप या अभाज्य गुणनखंड रूप में 2 की घात बताइए, यानी कि 2 की घात। अब देखो यहाँ 2 की घात कितनी है? 2 है। तो यही पूछता है वो कि 2 की घात कितनी है? 2 है। तो ऐसे ही सवाल आते हैं कि 5 की घात क्या है, 7 की घात क्या है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप आराम से कर सकते हो किसी भी चीज़ की। जैसे सबसे बड़ा सवाल होता है 1024 का, कि उसके 2 की घात कितनी होती है। ठीक है, 2 की घात कितनी होती है? 10। तो उसमें पूछ सकता है कि 1024 में अभाज्य गुणनखंड में 2 की अधिकतम घात कितनी है, तो 2 की अधिकतम घात कितनी है? 10 है। तो ऐसे ऐसे एबेसिडे में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एचसीएफ व एलसीएम का। जैसे अब आपको कोई भी दो संख्याएं दे रखी हो, जैसे एक 96 और एक दे रखा है आपको 404। ठीक है, अब इसका आपको एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालना है आपको? देखो, वही करना है, इनके अभाज्य गुणनखंड रूप निकालना है आपको। इसमें 2 का भाग चला जाएगा। ठीक है, ऐसे निकाल लो आप। ठीक है, इसको सोल्व कर लिया आपने, इसको भी सोल्व कर लो। ठीक है, हो गया ये। अब ऐसा करना है, कैसे करना है? देखो 96 है, 96 को क्या क्या आ रहा है? 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 5 × 3। ठीक है, और 404। ठीक है, 404 का क्या आ रहा है? 2 × 2 × 101। ठीक है, अब देखो इसमें कॉमन देखते हैं, 2 और ये 2। जो कॉमन आता है वो क्या कहलाता है? एचसीएफ। एचसीएफ में देखो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, मिलके क्या बना? तो 4। ये 4 क्या हो गया? इसका एचसीएफ हो गया। ठीक है, अब आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। क्या निकालना है आपको? एलसीएम। एलसीएम में देखो इन जोड़ों के अलावा जो भी संख्या बची हुई है, जैसे 2 × 2 × 2 × 3। देखो ये 2 ये 2 ये 2 और ये 3 लिख लिया। अब इसमें क्या बचा? 101। और इस जोड़े में से एक एक संख्या ले लो, 2 × 2। इसको आपको आपस में गुणा करना है। ठीक है, आपस में गुणा करने पे क्या आ जाएगा? 9696 आ जाएगा, यानी कि 9696 आ जाएगा। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम ऐसे निकालना है। एचसीएफ तो होता है कि उनके जो जोड़े बनते हैं उन जोड़ों में से एक एक संख्या उठा लो।
उठाने के बाद आपस में गुणा कर लो, वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ। और बाकी जोड़ों के अलावा जो भी संख्या बची हुई है और जोड़ों में से एक एक संख्या उठा के आपस में गुणा कर दो, वो क्या कहलाएगा, एलसीएम। देखो एलसीएम और एचसीएफ का एक नियम होता है। एचसीएफ का तो होता है जो संख्या इन है इसका भाग इन दोनों में जा रहा है। देखो 4 का भाग 96 में भी जाता है, 404 में भी जाता है। और एलसीएम का मतलब होता है कि जो ये 96 है ना, 96 का भाग भी इसमें जाएगा और 404 का भाग भी इसमें जाएगा। ये होता है एलसीएम और एचसीएफ में संबंध। एक क्वेश्चन ऐसा आता है सिंपल, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आएगा एलसीएम और एचसीएफ में संबंध, जैसे इसी सवाल को उस संबंध के अनुसार करते हैं अपन। जैसे कि देखो 404 व 96 का एलसीएम दिया हुआ है 9696, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें आपको ज्ञात करना है एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ ज्ञात करना है, तो इनका जो संबंध होता है वो ये होता है कि ए इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। ए और बी होती है पहली और दूसरी संख्या। एचसीएफ आपको पता है हमने निकाला था, एलसीएम भी आपको पता है क्या चीज़। देखो इसमें ये एलसीएम दे रखा है, इसका मान, एचसीएफ आपके पास नहीं दे रखा है। पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। पहली संख्या की जगह पहली संख्या का मान रख दो 404 इंटू, ठीक है, सेकंड संख्या क्या है 96 रख दो। फिर एचसीएफ का, एचसीएफ क्यों, एचसीएफ का मान हमारे पास नहीं है, और एलसीएम का मान कितना है अपने पास 96 यानी 9696, ठीक है। अब वही चीज़ करना है, गुणा भाग आपको आता ही है, एचसीएफ। देखो ये गुणा में तो ये किस में चला गया, भाग में, 96 इंटू 96, इसको काट लो, 96 कम 96 1, फिर 9 उतारा, भाग नहीं है उसकी 0, 96 कम 96, 101 को आप एक बार, ये कितनी बार चला जाएगा, 4 बार। तो एचसीएफ बराबर कितना आया, 4 आया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। जैसे कि एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं अपन। देखो हम किताब का ही क्वेश्चन उठाते हैं। देखो न्यू किताब है 2023 संस्करण की, उसमें पेज नंबर 7 है और 1.1 का चौथा सवाल है। एचसीएफ 306 और 657, मतलब एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का 9। आपको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए वही उसका संबंध वाला सूत्र लगाना है, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। आप आगे पीछे लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि अब आपकी पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या क्या है, वो देख लो। देखो पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या 657 है, ठीक है। एलसीएम का अपने पास मान नहीं है, तो एलसीएम का एलसीएम लिख दो इंटू एचसीएफ का मान कितना दे रखा है आपके पास, 9 दे रखा है, ठीक है। वही चीज़ करना है आपको, क्या करना है, 306 का 6 इंटू 657 बराबर, एलसीएम का मान नहीं है तो एलसीएम का एलसीएम लिख दो। ये गुणा में तो ये किस में चला गया, भाग में, इसको काट दो आप, 9 1 9, 9 3 27, 9 4 36, तो ये आ गया 34 इंटू 657 बराबर एलसीएम, ठीक है। अब इसका गुणा कर लेना आपको, ठीक है, गुणा कर लेना आपको, तो एलसीएम आ जाएगा 2 2 3 3 8, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आने की गुंजाइश होती है, जो आपके 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं ना, वहाँ यही क्वेश्चन आएगा आपको, एचसीएफ एलसीएम में से कोई, देखो पहली संख्या, दूसरी संख्या, एलसीएम और एचसीएफ, इन 4 चीज़ों में से आपको कोई सी भी 3 चीज़ें दे देगा। कोई सी भी 3 चीज़ें देख के, जैसे कभी ये चीज़ नहीं देगा, 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 कोई सी भी कैसे भी कर सकते हैं। तो आपको यही करना है कि कैसे सोल्व करना है, वो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सी, ये सूत्र लगा दो, ये संबंध हो गया एक तरह से। जो मान दे रखा हो, जिस जिसका मान, जैसे इसका मान दे रखा हो, इसका मान दे रखा हो, इसका मान दे रखा हो, तो वो मान अपने हिसाब से मान रख दो, तो आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन इसमें सिर्फ एक ही आता है, देखो कुछ बच्चा नहीं है, अगला क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बच्चा है, ये देख लो, ये वाला। ए परिमेय संख्या, आइए हम इसके विपरीत मानते हैं। इस पे है जो मैं एक लैंग्वेज लिखा देता हूँ, वही लैंग्वेज आपको हर क्वेश्चन में लिखनी है, इसका कभी क्वेश्चन चेंज नहीं होता है।
बस जो चीज़ें मैं लिखवा रहा हूँ वो चीज़ें आपको लिखनी है, ठीक है। मैं लिखवाता हूँ आपको, एक आराम से देखना, अच्छे से समझ लेना, कभी चेंज नहीं होगा ये सवाल, कुछ भी आ जाए बस आपको करते रहना है, ठीक है। अब जैसे है कि √3 एक परिमेय संख्या है, ए परिमेय संख्या है, ठीक है। ए परिमेय संख्या, तो इसको कैसे सोल्व करना है, इसका सबका तरीका एक ही होता है। कोई सी भी ए परिमेय संख्या आ जाओ, सबका तरीका एक जैसे ही हल होगा, ठीक है। आपको हल लिखना है और इस आपको मानना है कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। आपने मान लिया √3 एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए परिमेय संख्या बराबर क्या माना आपने, √3, ठीक है। परिमेय संख्या होती है a/b, ठीक है। a/b का हो गया सामने, ठीक है। तो ये इधर चला जाएगा, यानी कि ये भाग में तो किस में चला गया, गुणा, ठीक है। अब इसका करना है वर्ग। वर्ग करने पर का मतलब हो गया कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर एक का स्क्वायर हो जाएगा, इधर b का स्क्वायर हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर आपको पता ही है कि क्या होता है, √9 होता है। √9 का मान क्या होता है, 3। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है। फिर आपको एक चीज़ और अननोन माननी है इसमें, इसके नीचे क्या माननी है, आपको मानना कि एक तीसरा पूर्णांक मानना है। ए बी तो हो गया, आपको सी मानना है, ठीक है। तो देखो a बराबर 3c हो गया, ठीक है। इसके बराबर मानना है आपको, 3c हो गया। कोई सी भी जरूरी नहीं है, √2 आ जाए तो √2 लिखना है, √5 आ जाए तो √5 लिखना है, बाकी ऐसे हो जाएगा। वो यहाँ चीज़ करना है, क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर तो एक का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और सी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखो ये a और ये a एक दूसरे का मान रखना है, यानी एक दूसरे से तुलना करनी है हमें। जैसे आप लिख सकते हो मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर। अब देखो 3b² बराबर 9c², 3 से 3 कटा 3 बार, ठीक है। ये हो गया b² बराबर 3c², ठीक है। क्या आया, b² बराबर 3c²। अब आपको नीचे क्या लिखना है, नीचे लिखना है अतः a b व c एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, ठीक है। फिर आपको ये लाइन लिखनी है, हमने विरोधाभास कल्पना की है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः ये एक अपरिमेय संख्या है, इति सिद्धम, ठीक है, ठीक है। ऐसे करना है। एक बार इसकी मैं फ़ोटो भी डाल दूंगा लास्ट में, जो आपको आसानी से समझ पाए होगा। मैं पेन से कॉपी में करके इसका डाल दूंगा, क्योंकि ये बोर्ड छोटा है तो इसका पूरा सिंपलीफाई नहीं हो रहा, तो मैं आपको कॉपी में डाल के लास्ट में फ़ोटो बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। और कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप वापस कमेंट कर सकते हो मुझे। देखो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट किया, फर्स्ट चैप्टर से जैसे अब जैसे एक बार ब्लूप्रिंट आ जाए बोर्ड का कंफर्म के कौन से चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आते हैं, फिर उस आधार पर आपको और अच्छे से समझाऊंगा मैं, ठीक है। थैंक यू।